हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 31 जुलाई के हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, फटाफट से कॉन्टेक्स्ट भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो सवाल देखेंगे, सवाल जो रिलेटिवली आसान है। न्यूज़ में आज देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक या दो न्यूज़ को छोड़ के बाकी इतना आपको सिर्फ सुनने वाला काम ज़्यादा है। ठीक है, तो मोस्टली जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो द हिंदू से ही लिए गए हैं, जहाँ पे अगर इंडियन एक्सप्रेस होगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी। ठीक है, सो ट्रम्प्स 25 टैरिफ्स एंड पेनल्टी सेट टू हिट इंडिया। सो बेसिक आइडिया इसका क्या था, अब हमारे पास टैरिफ वॉर चल रही थी। ठीक है, चाइना की वजह से वो शुरू हुआ था सारा का सारा काम। ठीक है, तो 1 अगस्त की उन्होंने डेडलाइन यहाँ पर हमें प्रोवाइड की थी, राइट, कि पूरी कंट्रीज के साथ 1 अगस्त के आसपास सबका यहाँ पर ट्रेड डील हो जाना चाहिए। तो अब इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है डिडंट गो वेल, सो एज अ रिजल्ट 25% टैरिफ्स जो है वो लगा दिए गए हैं, प्लस पेनल्टी लगेगी कोई भी अगर इंपोर्ट किया जाता है इंडिया की तरफ से यूएसए के अंदर। ठीक है, तो एक तो हमारे पास टैरिफ्स है, आप इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया को भरनी पड़ेगी, दैट इज 25% प्लस पेनल्टी, जस्ट बिकॉज कि हमने रशिया के साथ यहाँ पर अपना जो रिलेशन है या जो ट्रेड है हमारा उनके साथ बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल या व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो इसी वजह से अब ये किया जा रहा है। सो एज अ रिजल्ट हमारे साथ जो ये सिचुएशन जो है अब यूएसए के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो गई है, बट अभी इंडिया इज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज अ रे ऑफ होप फॉर अस, राइट। तो उससे ज़्यादा जुड़ा हमारे पास जब सवाल क्या है कि हायर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ हायर द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज इन दैट कंट्री। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ गुड्स in the domestic market increases too if the tariff rates are high in the country importing the commodities. Which of the statements above is or are correct? तो बेसिक सा आइडिया है, पहली स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ अगर किसी कंट्री की हाई होती है, जहाँ पे अगर आपने इंपोर्ट करना होता है, तो वहाँ पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी हाई है मतलब कि वहाँ पे जो डिमांड है उसको कमोडिटी की ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, उनकी भी वैल्यू, जैसे सपोज कि ए कंट्री जो है वो प्रोड्यूसर है और उसको बी कंट्री में भेजना है, तो बी कंट्री में भी अगर जो इंपोर्ट ड्यूटी अगर हाई होती है तो ए कंट्री में भी उसके जो प्राइसेज हैं वो बढ़ जाते हैं उन कमोडिटीज़ के। ठीक है, सो अब आप बताओगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि कुछ भी रिलेशन नहीं है इनका आपस में। सेकंड स्टेटमेंट का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, बट ऐसा है कि हाई ड्यूटी या टैरिफ अगर लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है। जस्ट मींस कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशंस बढ़ा रही है। ठीक है, जो मैंने आपको जैसे रेगुलेशंस की बात की थी कि रेगुलेशंस जहाँ पे ज्यादा होंगे वहां पे अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग कम कर चाहेंगे, है ना। तो अब इंडिया के लिए तभी ये सिचुएशन यूएसए के लिए की तरफ से डाइसी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही है, क्रिएशन हो रही है यहाँ पे ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे अब इंडिया ऑटोमेटिकली तो रशिया का साथ छोड़ने की कोशिश करेगा, यूएसए के साथ कोई और डील या किसी और तरीके से टैकल करने की कोशिश करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन रुपीज स्लाइड्स स्टीपेस्ट इन ओवर 3 years ऑन यूएस टैरिफ जिटर्स। सो बेसिक आइडिया इज कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो रुपी की वैल्यू है अगेंस्ट अ डॉलर वो अब कम हो गई है। ठीक है, इनिशियली हम देख रहे थे सिंस अभी टैरिफ वॉर की वजह से या धीरे धीरे करके जो इंडिया की मार्केट है ग्रोथ की वजह से, अब हम क्या कर रहे थे कि कम रुपीस के अंदर ज्यादा डॉलर्स को परचेज कर सकते थे। ठीक है, बट अब सिंस इंडिया के लिए यूएसए की मार्केट को अप्रोच करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि 25% टैरिफ्स हैं यहाँ पर, है ना। एंड कंट्रीज की जब आपस में ऐसे रिवाइलरी या राइवलरी जिसको हम बोलते हैं, झगड़ा होता है आपस में इसी तरीके का, बीट किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो इन दैट केस अगर उस कंट्री है, बीट कोई वॉर भी हो जाती है किसी कंट्री के अंदर, तो उसकी जो अमाउंट है या उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं रहती है। तो सिमिलर तरीके से अब इंडिया का, ताकि अब सामान या इंडिया जो है अपना एक्सपोर्ट का बिल सरप्लस में ना कर पाए या इक्विवेलेंट ना कर पाए, तो अब क्योंकि इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है यूएसए की, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि अब जो रुपी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एंड कम हो जाएगी अगेंस्ट अ डॉलर। ठीक है, सो इसी तरीके से इंडिया की जो डिमांड है इंटरनेशनली वो कम हो जाएगी। और अगर यही ट्रेड डील में 25% ना रह के 10% या 15% हो जाता, तो इन दैट केस क्या होता है, इंडिया की जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन हो जाती। लोग और चाहते हैं, डिमांड करते कि इंडिया की करेंसी को हम या इंडिया की करेंसी के अंदर हम इन्वेस्ट करें, ताकि उससे हम क्या कर सकें, डॉलर्स जो है मैक्सिमम परचेज कर पाए। तो इसी तरीके से हमारी करेंसी चलती है। तो 86.91 आकर ये लास्ट अब प्रेडिक्टेड है कि बंद होगी, 87.80 कल अभी बंद हुई है। देन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू फर्स्ट इन्फ्लेशन, सेकेंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, थर्ड ट्रेड डेफिसिट, फोर्थ ट्रेड सरप्लस। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी ही तो बनेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगी किसी कंट्री के अंदर, ऑब्वियसली बात है वहां पे अगर
आप इन्फ्लेशन लेकर आ रहे हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है आपकी करेंसी में, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कौन करना चाहेगा। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कब होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे अब कोई वॉर की सिचुएशन हो जाती है। ट्रेड डेफिसिट के केस में, अगर ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि आपके इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, सो इन दैट सिचुएशन आपका क्या है, ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है या नेगेटिव में जा रहा है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, कि ज़्यादा पैसे देकर आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर डॉलर्स को परचेज करने के लिए। सो सेम इसका उल्टा सिचुएशन हो जाएगी फॉर ट्रेड सरप्लस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। देन इसी से जुड़ा अब एक और जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है विद यूएसए एंड इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स हैं या अपैरल जिसमें क्लोथिंग आती है उनके अंदर मेजरली इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अब यूएस की मार्केट जो है ना वो नियरली 10 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया को देती है, दैट इज 30% ऑफ द इंडस्ट्रीज टोटल ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड के अंदर जिसमें जेम्स आ रहे हैं, अपैरल्स आ रहे हैं एंड हमारे पास ज्वेलरी आ रही है, वो 10 बिलियन डॉलर्स जो है वो अब इंडिया की मार्केट में कंट्रीब्यूट करता है एंड इसी सेक्टर के अंदर 30% जो रेवेन्यू है वो यूएसए से ही आता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा एंड बीट कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है या बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उनके ऊपर सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी वजह से इंडिया की जो जीडीपी है वो उसकी ग्रोथ के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आने वाली है आने वाले टाइम में, अगर कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकलता। तो 7 to 10% मोर एक्सपेंसिव देन सम ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स। तो इसके केस में क्या हो रहा है, उन्होंने यही यहाँ पर बोला है कि हमारा अब यूएसए के अंदर जितनी भी मार्केट एग्जिस्ट करती है ना, अब उसमें से इंडिया जो है एक कॉम्पिटिटर था, तो अब बाकी जो वहां पे कॉम्पिटिटर्स थे उनके लिए अब इंडिया जो है एक तरह से टक्कर उनको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देने पड़ रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो गुड्स का प्राइस है, ज्वेलरी का प्राइस है, जेम्स का प्राइस है, अपैरल्स के प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो लोग उनको परचेज नहीं करेंगे, तो हम कंपटीशन में फेयर तरीके से एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसका अब सवाल देख लेते हैं कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी इंप्लाइज डिफिकल्ट टू कम्पीट इन द लोकल मार्केट्स इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट। ये मैं आपको अभी बताकर ही हटी हूँ। सेकंड, यूएसए अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट $7 बिलियन ट्रेड फॉर इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी ना कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कि अगर लोकल मार्केट में ऑलरेडी कोई प्लेयर एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी कंट्रीज जो है उनको कम इंपोर्ट ड्यूटीज पे, कम रेगुलेशंस के साथ अलाउ कर रहे हो, और एक कंट्री है जिसके ऊपर आपने बहुत सारे यहाँ पर जो है टैरिफ्स लगा दी, तो ऑटोमेटिकली उनके गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना, परचेज करना मुश्किल हो जाएगा उनको, तो वहाँ पे वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड क्या कहती है, $7 बिलियन नहीं, यहाँ पर $10 बिलियन आना चाहिए था। ठीक है, मैं भी आपको बताकर हटी हूँ कि 30% ऑफ द सेक्टर्स इनकम जो है वो यूएसए से आ रही है, जो दैट अमाउंट्स टू $10 बिलियन रफली। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए ही बनेगा। ठीक है, सो रशिया अर्थक्वेक ट्रिगर्स सुनामी वेव्स इन जापान एंड यूएस। तो अब हमें पता है कि कामचटका जो है आइलैंड, दैट इज वो अब एक फॉल्ट लाइन पे एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में डिटेल नेक्स्ट न्यूज़ में हम देखते हैं। फॉल्ट लाइन पे जो है वो होता है, तो रशिया के अंदर अब लेस स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया जो कि फार ईस्ट के अंदर है, वहाँ पर इनिशियली पहले अर्थक्वेक आया, उसके बाद क्या हुआ, सुनामी ट्रिगर हो गई। ठीक है, 3 to 4 मीटर जो है सुनामी की हाइट यहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, रिकॉर्डेड इन कामचटका 60 सेंटीमीटर जापान के नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ हकाइडो, वाइड सुनामी वॉज अबाउट 60 to 150 सेंटीमीटर्स हाई, रीच सैन फ्रांसिस्को अर्ली ऑन वेडनेसडे। तो सैन फ्रांसिस्को, कामचटका हो गया हमारे पास, ठीक है, एंड देन होकाइडो, ये तीनों के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इम्पैक्ट इसका पड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को अब क्या कर दिया कि पोर्ट सिटीज से वो दूसरी साइड इनवर्ट जाना, लैंड वाली साइड जाना शुरू हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस उसी का दिया है कि 2011 की जो अर्थक्वेक एंड सुनामी है, उन्होंने क्या किया था, रिएक्टर में मेल्ट डाउन भी कर दिया था न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है, जापान के अंदर। तो अब वही उसी चीज़ के ऊपर कि वो चीज़ दोबारा ना हो जाए, इसी वजह से वो फटाफट से इवैक्यूएट करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब बिग आइलैंड एंड ओहायो आर द मोस्ट पॉपुलर आइलैंड हैड बीन लिफ्टेड। ठीक है, तो वहां से भी लोगों को यहाँ पर हटा लिया गया, और एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस यही सुनामी की बात बताई थी कि सुनामी सिर्फ एक सिंगल वेव नहीं होती, वो सीरीज ऑफ पावरफुल वेव्स होती है जो कि लॉन्ग टाइम्स तक चलती रहती हैं। सुनामी जो है इनिशियली जब ओशन को क्रॉस करती है उसकी स्पीड हाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वो पोर्ट के ऊपर लैंड करने वाली होती है, लैंड भी क्या मतलब पोर्ट को जब टच करने वाली होती है, तो उसकी स्पीड जो है रिलेटिवली कम हो जाती है, एंड कम स्पीड की वजह से क्या होता है, हाई डिस्ट्रक्शन होती है, पानी जो है वो ज्यादातर लेवल पे यहाँ पर पहुंच जाता है, एंड स्लो डाउन की वजह से पाइलअप होना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से सुनामी जो है वो ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा हमें लगता है कि लगता भी क्या, हमें पता ही है कि जो सुनामी है वो ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब ये सुनामी के से रिलेटेड अब आपका जो सवाल है वो अर्थक्वेक के ऊपर रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के ऊपर ये बेस्ड सवाल है। तो अब आप देखो, The shadow zone of P waves is more than S waves. Second statement कह रही है कि जो impact है P waves का वो ज्यादा होता है as compared to S waves. Which of the statements above is or are correct?
तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि शैडो जोन होता है। एक शैडो जोन का मतलब उससे पहले हमें पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पी वेव्स और एस वेव्स, पी वेव्स क्या होती है, अब जो सॉलिड लिक्विड गैसेस से निकल जाती हैं, ठीक है, इजीली पास हो जाती हैं, एंड ये हमें अर्थक्वेक से पहले ही पता लगने लग जाती है। जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें हल्का हल्का झटका लगना शुरू होता है, तो ये अब इसको कह सकते हो कि इसकी रीच जो है वो ज़्यादा होती है। रीच अगर ज़्यादा होने की वजह से अब क्या होगा, इसका शैडो जोन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। अब शैडो जोन फॉर एस वेव्स जो है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से निकल के जाती है, एंड अब यहाँ पर ये फास्ट अगर चल रही है पी वेव्स, तो एस वेव्स जो है वो थोड़ा सा स्लो चलेंगी, ठीक है। ये अब ये सिर्फ सॉलिड्स की तरफ से जा सकती है, एंड एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसकी रीच जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, सिंस वो सॉलिड्स की तरफ से पास कर सकती है। जब ये एस वेव्स और पी वेव्स को डिस्कवर किया गया था, एक फन फैक्ट बता रही हूँ, उसके बाद ही हमें पता लगा था कि एस्थेनोस्फेयर जो है वो, या आप कह सकते हो कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अब एक मेल्टेड कोर यानी कि एक लिक्विड कोर के ऊपर स्थित है, या बेस है। जो एस्थेनोस्फेयर है उसके नीचे हमारे लिक्विड कोर है अर्थ की, इसी वजह से डिस्कवर हुआ था जब हम अर्थक्वेक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, हम क्या साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे। तो इसी वजह से जो एस वेव्स हैं वो स्लो ट्रैवल कर रही हैं, उनकी जो रीचेबिलिटी है वो कम हो जाती है, सिंस वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की तरफ से यहाँ पर निकलती है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एस वेव है उसका शैडो जोन आप देख सकते हो, ठीक है, एंड पी वेव जो है उसका शैडो जोन आप देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली पी वेव्स जो है वो ज़्यादा एरिया ट्रैवल यहाँ पर करती हैं, एंड एस वेव्स जो है वो कम एरिया ट्रैवल करती हैं। देन द कामचटका क्वेक, तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको रटनी है, ठीक है। सबसे पहली बात कि कामचटका क्वेक जो है वो सर्कम पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट के ऊपर है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, जहाँ पे 80% ऑफ द अर्थ्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं। तो मेजर पॉइंटर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कामचटका पेनिनसुला जो है वो अब इस सीस्मिक फायर के ऊपर, मतलब रिंग ऑफ फायर के ऊपर, ये सीस्मिक बेल्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, एंड सबडक्शन जोन है ये। अब सबडक्शन जोन क्या होता है, सबडक्शन जोन मींस कि जब कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, आपस में टकरा रही हैं, एंड उसमें से जो हैवी हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट होती है वो सबसाइड कर जाती है ओवर द लाइटर, बिलो द लाइटर वन। तो अब हमारे पास क्या होता है, वो सबडक्शन का एक जोन क्रिएट हो जाता है, एंड इसी की वजह से आपस में दो प्लेट्स, क्योंकि अब एस्थेनोस्फेयर है ना, अब एस्थेनोस्फेयर जो है उसके अब उसके नीचे हमारे पास एक कोर है जो कि लिक्विड है, अब आपस में वो अब एक फ्लोटिंग पोजिशन में तो टकराती रहेंगी आपस में। तो ये जोन जो है जहां पर ये कॉन्फ्लुएंस का जोन है दोनों का, तो ये एक रिएक्टिव जोन बन जाता है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन जोन बन जाता है, ठीक है। तो मेजरली जितनी भी ऐसे सबडक्शन जोन्स हैं वो ओशंस के अंडर ही एग्जिस्ट करते हैं, बट अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हिमालयन रीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हिमालयन रीजन भी एक सबडक्शन जोन है, क्यों, क्योंकि हिमालयंस जो हैं अब वो सबडक्शन की वजह से बने हैं, बल्कि हम अरावलीज की बात कर रहे हैं वो फोल्डिंग की वजह से बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं कि वो घूम कर ऊपर यहाँ पर हमारे पास बेल्ट आ गई, दो बेल्ट से एक बेल्ट घूम गई तो फोल्ड माउंटेन्स है, तो वो अरावलीज बन गई। अब सबडक्शन जोन की वजह से हमारे हिमालयस बने हैं जो कि रिसेंट है अभी, ठीक है। सो इसी वजह से अब हिमालयस के अंदर जो सीस्मिक एक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा देखी जाती है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे पास ये एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट आपको बताई गई। देन उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पर बताई गई, थर्ड मोस्ट एंड सेकंड मोस्ट है। सेकंड मोस्ट की बात की गई है अल्पाइड बेल्ट के बारे में, जो कि इंडोनेशिया थ्रू द हिमालयस एंड फर्दर टू अफगानिस्तान, ईरान एंड टर्की। तो अब आप मैप देखेंगे यहाँ पे, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो आप डिटेल में आपको वहाँ पर मैप्स दिए गए हैं, ठीक है, ये वहाँ पर है, एंड मेजरली ओवर द लैंड एंड द सेकंड मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन इन द वर्ल्ड। थर्ड आपको बताई गई है मिड अटलांटिक रिज, जो कि अब अटलांटिक नॉर्थ टू साउथ के बीच में एक तरह से आप कह सकते हो रिज एग्जिस्ट करती है, वो भी एक एक्टिव जोन है या सीस्मिक जोन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और बताई गई है कि फॉल्ट लाइन, अब ये जो एरिया ऑफ सबडक्शन है उसको हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं, तो जितने भी एरिया को ये कवर करेगी उतनी फॉल्ट लाइन इसको माना जाएगा। तो ये फॉल्ट लाइन जितनी लंबी होगी उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली जितना भी है वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंगली आपका ये न्यूज कवर कर रहा है, तो बाकी इसको एक लाइट रीडिंग आप दे सकते हो। सवाल क्या है, द कामचटका पेनिनसुला लाइज ऑन द सर्कम पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट। सेकंड, लॉन्गर द फॉल्ट लाइन लोअर इज द इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक और सुनामी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट। सेकंड, लॉन्गर फॉल्ट लाइन लोअर इज द इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, तो लॉन्गर फॉल्ट लाइन होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपैक्ट है वो भी तो हाई होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होती है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन न्यू जीडीपी सीरीज टू बी रिलीज्ड ऑन Feb 27, IIP एंड CPI टू फॉलो। तो अब हमारे पास जो बेस ईयर्स है ना उनको रिवाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि पहले जो है हम 2011-12 के जो ईयर्स हैं वो ले रहे थे, अब उनको रिवाइज किया जाएगा। तो हर एक जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं ये इंडेक्सेस,
उनको मतलब उनके लिए जो बेस ईयर है वो नया आएगा, ठीक है, नया बेस ईयर को लेके आने की बात की जा रही है। एंड 2 नए इंडेक्सेस को यहाँ पे लॉन्च किए जाने की बात कर रही है। पहली है कि नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे, इसके अकॉर्डिंगली अब ये माना जाएगा ये हम सर्वे करेंगे या सरकार ये सर्वे करेगी कि बेसिक आइडियाज कि कितने कौन से एरियाज को लोग एज अ टूरिज्म में जाना पसंद करते हैं, मतलब कि टूरिस्ट प्लेसेस इंडिया के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया वहाँ पे लोग कितना जाना पसंद कर रहे हैं उसके ऊपर सर्वे किया जाएगा, अकॉर्डिंगली उनकी डेवलपमेंट की बात होगी। दूसरा है डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे कि उसके ऊपर कितना यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर DTES एंड NHTS इन दोनों को असेस करने के लिए मॉस्पी यहाँ पर रेडी है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं बेस ईयर GDP का वो 2022-23 होगा, ठीक है, पहले 2011-12 होता था। अब IAP जो हमें इंडस्ट्री का इंडेक्स है हमारे पास फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, वो अपडेटेड बेस ईयर के साथ 22-23 का होगा उसका भी। एंड जब हम बात कर रहे हैं CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसको 2024 का यहाँ पर हमें जो है बेस ईयर मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यही चीजें बताई गई हैं। सो अब उन्होंने बोला कि न्यू CPI सीरीज के लिए मॉस्पी जो है एक्सपैंड करना चाहती है एक्सप्लोर करने के लिए ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज को, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या एयर फेयर, रेल फेयर, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स फॉर प्राइस डेटा ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड LPG। सो अब नई नई चीजों को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की जा रही है कि नए तरीके से हम सर्वे को कंडक्ट कर सकें, ठीक है, मतलब मिनिमम हमारा इनपुट रहे, मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के साथ भी टाइप की बात है कि आप डेटा शेयर कर सकते हो, तो अब एक्सपेंसेस का डेटा शेयर कर देना कि कौन से जो लोग हैं वो कहाँ पर ज़्यादा जाना प्रेफर कर रहे हैं या कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। सो वो सबके ऊपर प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। देन इससे जुड़ा सवाल क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू GDP सीरीज कि बेस ईयर फॉर GDP विल बी 2022-2023, सेकंड IIP बेस ईयर विल बी शिफ्टेड टू 2024, बेस ईयर फॉर CPI will also be 2022-2023. How many statements is above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर A, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट कि पहली जो है वो 22-23 होगी GDP मेजर करने के लिए। एंड IIP के बेस ईयर के लिए हमारे पास 2022-2023 है एंड बेस ईयर फॉर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2024 को माना जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A बनता है। देन आपके पास होमवर्क के लिए लाइट रीडिंग दोगे आप, ठीक है। सो अब लोकसभा पासेस रेजोल्यूशन टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉर 6 more months। मैंने आपको बताया था मैं आपको अपडेट करूंगी। बाय द वे एक चीज मैं और आपको बता दूं कि हमारी जो ये न्यूज थी एक्सप्लेन्ड साइंस वाली, ये हमारी इंडियन एक्सप्रेस से थी, ठीक है। एंड बाकी अब ये जो हमारे पास है न्यू GDP सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं ये भी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, बाकी जो न्यूज थी वो द हिंदू से ली गई थी। देन सेंटर नोटिफाइज सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ DGPs विद डिटेल चेकलिस्ट, तो इसको भी आप एक लाइट रीडिंग दे सकते हो, तो ये भी द हिंदू की न्यूज है। एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वेरी वेल चेक इट आउट, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो आपको भी अगर कोई भी डाउट होता है तो 1800-890-3043 पे आप कॉल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंक्वायरी ऑफ बैचेस, या फिर आप sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास एग्जिस्ट करता ही है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।